आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि गैस की दो मोलर विशिष्ट ऊष्माओं में अंतर कितना होता है। तो इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बात आती है गैस की। तो कोई गैस हमने लिया है, गैस को आदर्श गैस के रूप में परिभाषित किया है। अब गैस में हम उसके द्रव्यमान को किस तरह से लें। मान लीजिए गैस का द्रव्यमान है, यदि हम उसके द्रव्यमान को 1 ग्राम अणु के रूप में लें, 1 ग्राम अणु, या उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मोल। तो 1 मोल के रूप में यदि हमने उसके द्रव्यमान को लिया और उस पर हमने उसके विशिष्ट ऊष्माओं को देखा, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है उस गैस के लिए मोलर विशिष्ट। इस प्रकार यदि विशिष्ट ऊष्मा की बात आती है तो किसी गैस के लिए दो विशिष्ट ऊष्माएं वहां पर होती हैं। इस प्रकार दो विशिष्ट ऊष्माओं में पहला स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, इसे व्यक्त किया जाता है स्थिर आयतन के लिए Cv से। अब इसका मान होता क्या है या इसकी परिभाषा होती क्या है। अब यदि हम किसी स्थिर आयतन पर किसी गैस के लिए उसके 1 मोल का ताप, ध्यान दीजिएगा, 1 मोल का ताप यदि हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है 1 मोल उस गैस के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उस गैस का नियत आयतन पर या स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा इसे कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह बात आती है दूसरे मोलर विशिष्ट ऊष्मा की, जिसे हम बोलते हैं स्थिर दाब मोलर विशिष्ट ऊष्मा। इसे व्यक्त किया जाता है Cp से। अब ये भी क्या होगा, ये भी उसी तरह स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 मोल के लिए उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नियत दाब पर या स्थिर दाब पर उस गैस के लिए उसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा। इसे Cp से व्यक्त किया जाता है। अब यदि जैसे प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि दोनों गैस की दो मोलर विशिष्ट ऊष्माओं में अंतर कितना होगा, तो अंतर यदि हमें ज्ञात करना है तो दोनों स्थितियां हमें अलग अलग लेनी होंगी। पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके लिए माना हमारे पास एक आदर्श गैस है, ठीक है। आदर्श गैस की मात्रा 1 मोल है और जहां उसके प्रारंभिक हम दाब की बात करते हैं तो दाब P, आयतन उसके लिए V और तापमान को T से हमने व्यक्त किया है। अब इसकी स्थितियां पहले हम बात करते हैं स्थिर आयतन पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं स्थिर आयतन। तो स्थिर आयतन पर हम ये मान के चलते हैं स्थिर आयतन पर कोई आदर्श गैस है, 1 मोल उसकी मात्रा है। अब उसे यदि ऊष्मा दी जाती है, ठीक है, तो गैस को यदि हमने डेल क्यू ऊष्मा दी, वहां पर ऊष्मा प्रदान करने के बाद तापमान जो प्रारंभिक रूप से कितना था, हमने टी के रूप में माना हुआ था, तो टी के बाद से वो बदल के कितना हो जाता है, टी के बाद बदल के टी धन डेल टी हो जाता है। डेल टी हमें क्या बता रहा है, तापमान में होने वाली छोटी सी वृद्धि को बता रहा है इस स्थान पर। अब यदि यदि हम बात करते हैं नियत आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा की, गैस के लिए उसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cv से हम उसे व्यक्त करेंगे। इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा डेल क्यू अनुपात डेल टी के बराबर, ठीक है। ये तो हमारे पास Cv का मान हुआ। तो डेल क्यू का मान हमारे पास कितना, डेल क्यू का मान यहाँ पास हमारे पास आएगा C गुणा किसमें, डेल टी के रूप में। तो ये हमने ले लिया, तो ये हमें बना डेल क्यू का मान। ये तो हमें मिल गया ऊष्मा का मान, ठीक है। अब यहाँ पर हम कार्य की बात करते हैं, चूंकि नियत आयतन है या स्थिर आयतन है वो हम देख रहे हैं। स्थिर आयतन पर कार्य का परिमाण क्या होता है, गैस द्वारा किए गए कार्य का परिमाण होगा 0। अब यहाँ पर हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यूज करेंगे या उपयोग करेंगे, जिसके लिए हमें क्या लेना है, आंतरिक ऊर्जा लेनी है हमें। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को किससे लिखा जाएगा, डेल यू से हम लिखते हैं, ठीक है। इसका मान कितना होगा, इसका मान क्या होता है, डेल क्यू ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल क्यू ऋण डेल डब्ल्यू के रूप में उसके अंतर के बराबर होता है। तो डेल यू का मान हमारे पास कितना आया, इसका मान तो 0 है, इसका मान इसलिए आया Cv यहाँ पर डेल टी के रूप में, ठीक है। ये हमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के मान को बता रहा है, ठीक है। कौन सी स्थिति पर, स्थिर आयतन पर। अब बिल्कुल हम दूसरी स्थिति बात करते हैं स्थिर दाब पर। यहाँ पर हम ले लेते हैं स्थिर दाब। अब हम ले लेते हैं स्थिर दाब की स्थिति। स्थिर दाब की स्थिति में यदि हमने गैस को डेल क्यू ऊष्मा दी है, ठीक है, ऊष्मा देने के बाद क्या होता है, उसका तापमान T जो प्रारंभिक रूप से था वो बदल करके क्या हो गया है, T धन डेल टी हो गया है। तो डेल टी वहां पर हमें क्या बता रहा है, सूक्ष्म ताप में परिवर्तन के मान को। तो इस प्रक्रम में गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा की बात की जाती है, तो इसे हम डेल क्यू डैश के रूप में लेते हैं। डेल क्यू डैश का मान यहाँ पर क्या होगा, इसका मान होगा Cp डेल टी के बराबर, ठीक है। ये ऊष्मा में या जो अवशोषित ऊष्मा है उसके मान को बता रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए स्थिर दाब की स्थिति है, तो गैस द्वारा किए गए कार्य की, गैस द्वारा किए गए कार्य डेल डब्ल्यू, इसे हमने डैश के रूप में प्रस्तुत किया क्योंकि स्थिर दाब की स्थिति को बता रहा है। तो इसका मान होगा यहाँ पर P डेल V के रूप में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम उपयोग करते हैं। तो प्रथम नियम उपयोग करते हैं तो उसका परिमाण क्या आएगा, डेल क्यू डैश बराबर यहाँ पर होगा डेल डब्ल्यू डैश धन डेल यू
डैश के रूप में। डेल यू डैश हमें क्या बता रहा है, आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को। तो आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, डेल यू हमने डैश के रूप में लिखा, इसका मान होता है डेल क्यू डैश ऋण डेल डब्ल्यू डैश के रूप में। ठीक है, डेल यू डैश का मान यहाँ पर कितना होगा, डेल क्यू का मान हमारे पास सीपी डेल टी के रूप में, और कार्य का परिमाण जो आया था पी डेल वी के रूप में हमारे पास आया है। तो ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, पहले के लिए उसके समीकरण के मान को पहला समीकरण और दूसरे के लिए उसके मान को दूसरा समीकरण हमने ले लिया। चाहे हम दाब स्थिर रखें या आयतन को स्थिर रखा जाए, तो गैस के ताप में जो परिवर्तन हुआ है वो कहाँ से कहाँ हुआ है, टी से यहाँ पर टी धन डेल टी के रूप में हुआ है। ठीक है, वो केवल जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो केवल ताप में परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो चाहे स्थिति स्थिर दाब की हो या स्थिर आयतन की हो, आंतरिक ऊर्जा का मान वहां पर बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं डेल यू का मान समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल यू का मान बराबर होगा डेल यू डैश के रूप में, और डेल यू डैश का मान हमारे पास कितना, सीपी डेल टी ऋण पी डेल वी के रूप में। अब हम यहाँ पे इसके मान को रखें तो यह बनता है सी वी डेल टी के रूप में, बराबर मान बनता है सी पी डेल टी के रूप में, और ऋण पी डेल वी। ठीक है, ये हमने ले लिया। पी डेल वी को इस तरफ ले आते हैं, पी डेल वी हमारे पास होगा, यहाँ पर डेल टी को हमने क्या निकाला, उभयनिष्ठ निकाला, तो हमारे पास आता है सी पी ऋण सी वी के रूप में मान। इसमें बोला गया कि विशिष्ट ऊष्माओं का, यहाँ पर मूलर विशिष्ट ऊष्माओं का यहाँ पर अंतर हमें निकालना है, तो अंतर हमने ले लिया, उसका मान क्या होगा, पी डेल वी बटे डेल टी के रूप में। ये जो हमें मिला हुआ है इसे हम ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए समीकरण 3, क्योंकि आगे हमें अंतर को फिर से आदर्श गैस समीकरण से, हम आदर्श गैस समीकरण उपयोग करते हैं उस आदर्श गैस की अवस्था के लिए, तो उसका मान कितना होगा, उसका मान यहाँ पर होगा पीवी बराबर आरटी के रूप में। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि हमने दाब को स्थिर रखकर तापमान बढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से बात आती है, दाब को स्थिर रखकर मतलब पी का मान हमने नियत रखा, नियत रखकर हमने क्या किया, उसे ऊष्मा प्रदान करी, ऊष्मा प्रदान किया तो ताप उसका क्या हुआ, टी से वो बदल करके टी धन डेल टी हो गया। ये हुआ ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन के साथ आयतन में क्या परिवर्तन हुआ, आयतन वहां पर वी से अब यहाँ पर बन गया है वी धन डेल वी के रूप में। ठीक है, परिवर्तित आयतन भी हमें मिल गया। फिर से आदर्श गैस समीकरण पे इन्हीं मानों को यदि हम रखें तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, स्थिर दाब पर पी आयतन में परिवर्तन वी धन डेल वी के रूप में, और यहाँ पर आर टी के रूप में मान, आर का मान तो नियत रहेगा, टी का मान यहाँ पर बदलता है टी धन डेल टी के रूप में। ठीक है, अब इसे हमने हल किया तो ये बनता है पी वी धन पी डेल वी के रूप में, बराबर मान बनता है आर टी, और यहाँ पर मान बनते हैं आर डेल टी के रूप में। तो देखिए पीवी और आर टी, पीवी बराबर क्या होता है, आर टी होता है, ये हम जानते हैं। तो पीवी का मान यहाँ पर, आर टी का मान यहाँ पर, दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों के मान तो बराबर है। तो हमारे पास क्या मिला, पी डेल वी का मान मिला, और ये बनता है आर डेल टी के रूप में। ठीक है, इसे आगे हम मान को देखते हैं तो वो क्या होगा, पी डेल वी बटे यहाँ पर हम ले लेते हैं डेल टी, तो इसका मान किसके बराबर है, गैस नियतांक आर के बराबर है। तो हमें मिल गया एक समीकरण फिर से, तो इसे हमने ले लिया समीकरण 4 के रूप में। तो समीकरण 3 और 4 की तुलना हम करते हैं तो हमें क्या मान मिलता है, हमें मान यहाँ पर मिलता है सी पी ऋण सी वी का मान किसके बराबर मिलता है, आर के बराबर। आर हमारे लिए क्या, गैस नियतांक, और इस पूरे समीकरण को मतलब ये जो अंतर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, मेयर का सूत्र। मेयर सूत्र हमें क्या बताता है, किसी गैस के लिए उसके एक मोल या मोलर विशिष्ट ऊष्माओं के अंतर के मान को जो गैस नियतांक या सरल गैस नियतांक के मान के बराबर हो। आर के एक नियत मान के लिए देखें तो आर का मान क्या होता है, यहाँ पर इसका मान होता है 8.31, यहाँ पर मान होता है जूल प्रति मोल प्रति कैलोरी के रूप में। अब देखिए जूल के रूप में हमने देखा, अब इसे आर के मान को ही हम देख लेते हैं कैलोरी के रूप में, यदि हमें उसे देखना है तो ये क्या बनता है, 2 कैलोरी प्रति मोल प्रति कैलोरी के रूप में। तो हमें इस प्रकार मोलर विशिष्ट ऊष्माओं के अंतर का मान नियत रूप से गैस के नियतांक के रूप में, गैस के सार्वत्रिक नियतांक के रूप में हमें 2 रूप से प्राप्त होता है। यदि हमने जूल पर देखा तो उसका मान 8.31, और यदि कैलोरी पर देखा तो उसका मान 2 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। ये प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।